हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और ये जो तैयारी है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का इंटरनेशनल 2024 का होने वाला है। तो सभी लोग जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपका हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलेगी। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमें आगे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का जो पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन इसका लिंक है। पीडीएफ और दोस्तों हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग छूटेगा नहीं और आपकी जो तैयारी है पूरी होगी। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, बताइए। 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक जो है भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाथुल्ला दर्रा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 52। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बेतवा नदी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बेतवा नदी जो आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखिए 53 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है, तो उड़ीसा का जो शोक है आपका देखिए यहाँ पे महानदी को कहा जाता है। ठीक है, महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखिए 54 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है। पृथ्वी के किस भाग में आपकी निकिल और लोहे की प्रधानता होती है, सियाल में, सीमा में या नीफे में या किसी में नहीं। तो आपका नीफे में, पृथ्वी के नीफे नीफे वाला जो भाग होता है उसमें आपके निकिल और लोहे की क्या होती है, प्रधानता होती है। याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला आपका देखेंगे क्या है 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एक्सुरी डेल्टा नहीं बनाती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो आपकी एक्सुरी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो एक्सुरी डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली नदी आपकी यहाँ पे हो जाएगी महानदी। बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सभी आपकी एक्सुरी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन महानदी जो है एक्सुरी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 56 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। नहरें हैं, तालाब है, कुआं व नलकूप या अन्य स्रोत, बताइए। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्रोत क्या होता है, तो देखिए भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत अगर देखने जाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाते हो कुआं व नलकूप, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत आपका कुआं व नलकूप होता है। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखें 57। बताने की कोशिश करेंगे 57 पे आपका राइट आंसर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, बताइए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो आपका दिया गया बी विकल्प 57 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखें 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 1966 से 67 में हुई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 58 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 1966 और 67 में हुई थी। ठीक है, 59 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा, बताइए। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है। भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर आपका जो साथी चीन। ठीक है, भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र आपका चीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका, देखें 60 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे।
हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक की बात कर रहा है, ठीक है। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक आपके विलियम गॉड थे, ठीक है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में आपका MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ये इतना याद रखिए, ठीक है। ये आपके विश्व स्तर पे है और आपके भारत स्तर पे, ठीक है, याद रखिएगा। और हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक की अगर बात करेंगे, शब्द के प्रतिपादक आपके विलियम गॉड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है उसके बारे में। और हरित क्रांति से सबसे ज्यादा किस फसल को जो है प्रभाव हुआ था, तो आपका आंसर होगा गेहूं की फसल को, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी चावल की फसल है यानी कि धान की जो खेती है दूसरे नंबर पर आई थी। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका 62 नंबर, बताएंगे 61 नंबर है, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ, बताइए। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृता वित्तसत्ता, ठीक है, वित्तसत्ता। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्तसत्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, पुरु एवं सिकंदर के बीच, ठीक है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। क्लियर। झेलम नदी के किनारे आपके प्रसिद्ध वित्तसत्ता का जो युद्ध है पुरु एवं सिकंदर के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 62 बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, महरौली का जो स्तंभ लेख है किस शासक से संबंधित है, तो महरौली का जो स्तंभ लेख है आपका यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 63 बताएंगे, कोशिश करेंगे 63 पे आपका राइट आंसर। गुप्त काल के किस शासक को जो है कविराज कहा गया, बताइए। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, किसको कहा गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो समुद्रगुप्त को, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गुप्त काल के समुद्रगुप्त जो आपके शासक थे इनको जो है कविराज कहा गया है, ठीक है। इनको जो है किसको, तो नेपोलियन की भी उपाधि प्राप्त है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका देखें 64 बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, साकों के उन्मूलन करने के पर, ठीक है। साकों का उन्मूलन करने पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगला आपका देखें 65 बताने की कोशिश करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार, कड़पासाड़, निष्क या काकिनी, तो देखिए गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला है आपका 66 निर्यात के संबंध में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान, बताइए। निर्यात के संबंध में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। निर्यात के संबंध में महाराष्ट्र भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, मतलब सबसे ज्यादा निर्यात जो आपका महाराष्ट्र राज्य से होता है। 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा किसको प्राप्त होता है, 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा किसको प्राप्त है, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, पश्चिम बंगाल को या दिल्ली को, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, दिल्ली को, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा जो है आपका दिल्ली को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 68 बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। बैंकों से नगद पैसा निकालने पर लगने वाला वह कर जिसमें 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया था, कौन सा कर था, बताइए। बैंकों से नगद पैसा निकालने पर लगने वाला जो कर था जिसमें जिसे जो 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया था, कौन सा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टेस्ट, ठीक है। मतलब खुद का पैसा भी जब निकालने जाते थे 1 अप्रैल 2009 से पहले, ठीक है, 1 अप्रैल 2009 से पहले अगर खुद का बैंक में आपने पैसा जमा किया, अगर उसको भी आप निकालने जाते थे तो आपको उसको जो है टैक्स लगता था, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो है 1 अप्रैल 2009 से उसको जो है हटा दिया गया था, ठीक है। अगला आपका देखें 69 का निगम कर लगाया जाता है, तो ये किस पर, निगम कर जो है किस पर लगाया था, निगम कर जो आपका देखिए कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, ठीक है। निगम कर जो है आपका कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, मुनाफे पर लगाया जाता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 69 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 70 नंबर। क्या देगा? सीमा शुल्क क्या है? प्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का उपभोग कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या एक प्रकार का व्यय कर है? क्या है? तो सीमा शुल्क जो दिया गया है आपका यहाँ पे एक प्रकार का उपभोग कर है, जो आपका दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सीमा शुल्क एक प्रकार का उपभोग कर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 71 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो आपका विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो आपका दिया गया है निमकोफ, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ या ना? विकासवादी सिद्धांत का समर्थक आपका निमकोफ नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 72 नंबर। क्या देखा है? निम्न में से किस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। बताइए, निम्न में से किस जनजाति में आपका बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कुमार जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कुमार जनजाति में आपका बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं है। बाकी नागा, खस और हो, ये आपकी जनजातियों में बहुपत्नी विवाह प्रथा जो है आपकी प्रचलित है। याद रखिएगा, बहुपत्नी प्रथा जो है आपकी प्रचलित है, लेकिन कुमार जनजाति में आपका ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 73 नंबर। निम्न में से कौन सा एक जो है सही सम्मिलित नहीं है, हमको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, सही सम्मिलित नहीं तो ज्ञान तथा विकास विश्वास। ठीक है, ज्ञान तथा विश्वास आपका चिंतन प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित है। आदतें एवं प्रविधियां कार्य प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित है। प्रति स्थिति एवं क्या भूमिका है? प्रति स्थिति एवं भूमिका आपका संबंध प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित है। काल एवं साहित्य आपका सौंदर्य बोध प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित जो दिया गया आपका गलत है। ठीक है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 74 नंबर। क्या देगा? धर्म जनता की अफीम है, यह कथन किसका है? धर्म जो है जनता की अफीम है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, धर्म जो है जनता की अफीम है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो दिया गया आपका यहाँ पे कार्ल मार्क्स का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, धर्म जो है जनता की अफीम है, यह कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। अगले है आपका क्वेश्चन 75 नंबर। क्या देगा? संस्था संस्कृति की वाहक है, यह कथन किसका है? क्या देगा है? संस्थाएं जो है संस्कृति की वाहक है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो दिया गया आपका यहाँ पे हो जाएगा समनर का, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका right answer। संस्थाएं जो है संस्कृति की वाहक है, यह कथन जो आपका समनर का है। ठीक है, तो 75 पे जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 76 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। निम्न में से किसने जो है अपने राष्ट्रपति काल के दौरान 2 बार संसद को भंग करने का कार्य किया? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है अपने राष्ट्रपति काल के दौरान जो है संसद को 2 बार भंग करने का कार्य किया है? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों के आर नारायण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, के आर नारायण जो आपके राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 2 बार संसद को भंग करने का कार्य किया। इतना याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखें 77 नंबर। उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। 77 पे संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? बताइए, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भाग 4 में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 78 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर संकल्पना से आपका तात्पर्य है यहाँ पे आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आपका आर्थिक स्तर पर आस- आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण जो दिया गया आपका क्रीमी लेयर संकल्पना का तात्पर्य होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखिए 79 नंबर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 250, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका देखें 80 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है?
लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता तब। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो लोकसभा अथवा विधानसभा की किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग भी जो है प्राप्त नहीं कर पाता है तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 81 नंबर। बाल मुरली कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से बताइए? बाल मुरली कृष्णन का जो संबंध दिया गया है किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, वायलिन के साथ है, जो आपका दिया गया पहले विकल्प आपका राइट आंसर। मुरली कृष्णन का जो संबंध दिया आपका वायलिन यंत्र के साथ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 82 नंबर। गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से बताइए? गोदई महाराज का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, तबला से, जो आपका दिया गया सीला विकल्प आपका राइट आंसर। गोदई महाराज का जो संबंध दिया गया आपका तबला वाद्य यंत्र से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ऊपर 83 में, क्या देगा? कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे तमिलनाडु राज्य से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो आपका देखिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो आपका बी विकल्प देगा 83 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका 84 नंबर, क्या देगा? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे बताइए? अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो है आपके यहाँ पे निजामुद्दीन मौलिया औलिया के, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे, जो आपका दिया गया बी विकल्प 84 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमीर खुसरो जो आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला है आपका 85 नंबर। संगीत की दुनिया के संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रहीम सेन को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जो है जाना जाता है, याद किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जरूर देगा आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।